प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है टाइम टू स्टडी। और मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का नवी एकांकी जिसका कि नाम है रीढ़ की हड्डी, जिसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ है और देहावसान 1978 में हुआ है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी यह हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध ऐसे साहित्यकार हैं और अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने हिंदी जगत को सुशोभित किया है। आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को लेकर एक सशक्त ऐसा प्रहार करती है। तो प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी में भी समाज की उस संकुचित मानसिकता का प्रदर्शन करती है, जहां पर सुशिक्षित होना स्त्री के लिए एक दुर्भाग्य बन गया है। साथ ही साथ विवाह यह एक बिजनेस बन गया है, एक बिजनेस के रूप में देखा जाता। तो चलिए इसका हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने के पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल पर बने रहिए और बने रहने के लिए आप निश्चित ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रमुख पात्र दिए गए, जिसका कि परिचय मैं संक्षिप्त में आपको करा देता हूँ। लड़की है उमा, यह सुशिक्षित युवती है। इसने अभी अभी बीए किया है और बहुत ही आत्मनिर्भर स्वाभिमानी लड़की है। रामस्वरूप जी यह उस लड़की के अर्थात उमा के पिताजी हैं। यह प्रगतिशील विचारधारा के हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बिटिया को बीए तक पढ़ाया है। लेकिन समाज की मानसिकता को देखकर उन्होंने अपनी लड़की की असली जो क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई है, उसको छुपाकर उसे देखने आने वाले जो सज्जन लोग हैं उनको उसने बताया कि वह सिर्फ मैट्रिक ही पढ़ी हुई है। तो इस प्रकार से उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी एक पिता लड़की के विवाह के लिए उसे कम शिक्षित बता रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की मानसिकता हमारे समाज में पल रही है। प्रेमा उमा की माँ है। तो और शंकर वह युवक है जो कि इस उमा को देखने के लिए आ रहा है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी हैं, जो कि वर्तमान समाज के जो दृष्टिकोण है लड़कियों को देखने का, विवाह का, यह उसको प्रतिपादित करता है। तो रतन जो कि रामस्वरूप जी का नौकर है। तो दृश्य इस प्रकार है, एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के है। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। दृश्य शुरू हुआ है एकांकी का। तो कुछ लकड़ी के तख्त, लकड़ी का बैठने का जो तख्त होता है, पलंग जैसा होता है, उसे लेकर वो नौकर के साथ आ रहे हैं। इस प्रकार से एकांकी का प्रारंभ होता है। रामस्वरूप जी, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन जो कि नौकर हैं कहता है, बिछा दे साहब। रामस्वरूप जरा तेज आवाज में कहते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या। बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है। इस प्रकार से उसे व्यंग करते हुए कहता है कि इतना पसीना हमने जिसके लिए बहा है तो उसे, उसी जो तख्त है लकड़ी का, उसे हम रखेंगे ही। रतन तख्त बिछाता है और वह हंसता है, ही। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, तख्त के ऊपर दरी बिछाना पड़ता है, उसे उठाते हुए कहता है, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। तो वो अपने नौकर को आदेश देता है रतन को कि जाओ और जल्दी से बीबी जी के यहाँ से हारमोनियम और सितार भी उठाकर ला लो। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। तो लड़की को देखने वाले आने वाले रहते हैं, इसलिए यह पूर्व तैयारी उनकी चल रही है। प्रेमा जो कि उमा की माँ है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। कह रही है कि लड़की कुछ नाराज है। रामस्वरूप जी ने पूछा,
क्या हुआ? प्रेमा ने उत्तर दिया, तुम ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। मैंने उसे पूरी तरह से ठीक ठाक तो कर दिया है, लेकिन वो मुंह फुलाए बैठी हुई है। राम स्वरूप जी ने कहा, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, थोड़ा ठीक ठाक तरीके से, अच्छे तरीके से आए, सलीके से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है कहने का तात्पर्य थोड़ी पुरानी विचारधारा वाले हैं, प्रगतिशील विचारधारा वाले नहीं हैं। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो यहाँ पर जो लड़की वाले देखने आने वाले हैं, उनका यहाँ पर उनकी मानसिकता का परिचय दिया गया है कि वे ऐसे परिवार वो बिलोंग करते हैं, ऐसे परिवार से जो स्वयं तो बड़े शिक्षित है, लेकिन आने वाली बहू को दबाने के लिए कम पढ़ी लिखी मांग करते हैं। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो, अनपढ़ हो, ताकि उस पर वह हुक्म चला सके, ताकि वह उस पर अपनी मनमानी कर सके। प्रेमा और लड़का, प्रेमा ने पूछा कि भाई लड़का क्या करता है, उसकी क्या विचारधारा है। रामस्वरूप जी ने लड़के के विचार कैसे है उसके बारे में बड़ा अच्छा प्रसंग किया, व्यक्त किया है। देखिए, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। हाँ, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ा है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, कि पढ़ाई करना लड़कों का स्वाभिमान है, वह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी की जहाँ बात है तो कम पढ़ी लिखी लड़की ही मांगना वो पसंद करते हैं। क्या करूँ, मजबूरी है, तो इसे अपनी मजबूरी करार देता है कि परिवार चलाने के लिए थोड़ी अनपढ़ किस्म की या कम पढ़ी लड़की, जो कि उनके परिवार वालों के दबाव में रह सके, ऐसी लड़की वो मांगना चाहते हैं। तो दूसरा पेज देख लीजिए। रतन कहता है, जो कि नौकर है, जो कि बाहर से देखकर आया है कि कुछ गाड़ी वगैरह आई है, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांकते हैं और देखते हैं, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। कि लड़की गायन कला में पारंग है। मेहमानों से, हाँ हाँ आइए आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, जो कि लड़के के पिता है और उनके यहाँ देखने के लिए आए हैं। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं गई मकान ढूंढने में? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, खकारते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं, और इस प्रकार से उन्हें घर ढूंढने में कोई भी तकलीफ नहीं हुई। रामस्वरूप जी ने कहा, हाँ हाँ हाँ। लड़के की तरफ मुखातिब होकर लड़की की तरफ देखते हुए कहा, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं, कितने दिन की छुट्टी लेकर आप यहाँ पर आए हैं? शंकर, जो कि लड़का है, वह कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टी नहीं है, वीकेंड में चला आया था, कि जैसे ही वीकेंड हुआ है, हफ्ते का आखिरी दिन है, तो चला आया हूँ। रामस्वरूप, तो आपका कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा, कि आपकी जो पढ़ाई है पूरी ख़त्म होने में लगभग साल रहा होगा। शंकर कहता है, जी यही कोई साल 2 साल, अर्थात वह परीक्षा में असफल भी होता रहा है, साल 2 साल। रामस्वरूप जी ने कहा, साल 2 साल? शंकर, हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, अर्थात वह उतना भी कुशाग्र बुद्धि का नहीं है कि वह एक ही झटके में पास हो सके, इसलिए वह एक एक लटक कर पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, क्योंकि लड़के का बाप है, उसे यह अहंकार है कि वह लड़की के यहाँ आया है, उसने कहा, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए। देखिए विद्यार्थी, यह बिजनेस शब्द का अर्थ वहाँ पर विवाह को लेकर किया गया है। कितने एक ही शब्द में एकांकीकार ने कितना मार्मिक ऐसा दृश्य निर्माण कर दिया कि समाज में विवाह जैसे पवित्र बंधनों को बिजनेस कह दिया गया है, कि दहेज का लेन देन होता है। तो बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक जाते हैं, चौंक कर बिजनेस समझ कर, वो समझ गए कि वे किस प्रकार के विचारधारा वाले लोग हैं। उन्होंने कहा, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, बिजनेस की बातें तो होते रहेगी, आपके लिए भले यह विवाह बिजनेस का होगा, लेकिन पहले नाश्ता कर लीजिए।
गोपाल प्रसाद जी कहते हैं यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं, ये क्या फॉर्मेलिटीज़ से चल रहे हैं। राम स्वरूप हाँ हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, आप मेरे यहाँ पधारे, आप मेरे यहाँ आए हैं, मेरे लड़की को देखने के लिए आए। यह तो मेरे बड़ी किस्मत की बात है, मेरे बड़े भाग्य की बात है। और वे उठकर अंदर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से क्यों, क्या हुआ, लड़के की तरफ देखते हैं और पूछते क्यों, क्या हो गया। शंकर कुछ नहीं, लड़का भी थोड़ा संकोच में आ गया। गोपाल प्रसाद झुककर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। उसने अपने लड़के को झिड़की लगाया कि ऐसे क्या बैठा है, थोड़ा सीधा बैठो, क्या लड़की देखने आए हो, लड़के वाले हो, इसलिए ज़रा झुककर नहीं बैठना है, रीढ़ सीधी रखो। झुककर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, अर्थात तुम्हारे दोस्त तुम पर जो व्यंग करते हैं कि तुम्हारी बैकबोन ठीक नहीं है, तुम में स्वाभिमान नहीं है, तो शायद वो उनका व्यंग शायद ही ठीक होगा। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं और लड़की के पिता होने के नाते उन्होंने नाश्ता पानी करवाया और चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख दी। गोपाल प्रसाद जी कहते आखिर आप माने नहीं, और ज़बरदस्ती आपने चाय पिला ही दी। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी, कहते कि आपको चाय कौन सी चलेगी, विदेशी कंपनी की चलेगी या अपनी हिंदुस्तानी चलेगी। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा, कि मिठास मुझे बहुत पसंद है, चीनी कुछ ज़्यादा ही डालिएगा। शंकर खखारकर सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी, कि जो अपनी ज़्यादा चीनी खरीद रहे हैं उस पर टैक्स अतिरिक्त लगाने वाले हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो वार्तालाप का जो दृश्य है उससे आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ बातें वहाँ पर हो रही है। गोपाल प्रसाद ने चाय पीते हुए सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए, कि भाई लोगों की अगर आमदनी बढ़ाना है तो एक टैक्स ही रखना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए वह क्या, गोपाल प्रसाद जी ने कहा खूबसूरती पर टैक्स, किसी कोई अगर ज़्यादा खूबसूरत है उसको ज़्यादा टैक्स दीजिए और जो कम खूबसूरत है उसे कम टैक्स दीजिए। रामस्वरूप और शंकर दोनों हंस पड़ते हैं। तो इस प्रकार हास्य का एक वातावरण निर्माण हो जाता है। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी न करेंगे, कि टैक्स देने में कोई आनाकानी नहीं करेगा। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेडब हो गया है, हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था कि लड़की देखने आए हैं, सुंदरता क्या है इसकी कोई कद्र नहीं होगी, कद्र होगी माल की, दहेज की। तश्तरी गोपाल की ओर बढ़ाते हैं और कहते हैं लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए कभी नहीं साहब, कभी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, लड़के से पूछ रहे कि शंकर बाबू आपका क्या ख्याल है इस मामले में। शंकर पूछता है किस मामले में। रामस्वरूप जी कहते हैं यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, कि शायद खूबसूरती होने पर शादी का क्या प्रभाव होना चाहिए, क्या बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना ही ये सब कुछ है, कि कुछ संस्कार वगैरह भी आवश्यक है, इस बारे में आपके क्या विचार है। गोपाल प्रसाद बीच में ही यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैं आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कि खूबसूरती लड़की में होना अत्यंत आवश्यक है, और जायचा जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा, कि दोनों का जो कुंडली है, जन्म पत्र है, वह देख लिया होगा कि क्या दोनों की कुंडली मिल रही है या नहीं। तो इस प्रकार लड़के वाले जब लड़की वालों को देखने आते हैं तो लड़के हमको सुंदर होना, लड़की हमारे हिसाब से चलने वाली होना, इस प्रकार की एक विचारधारा लेकर वह चलते हैं। तो रामस्वरूप जी
ने कहा, जी जायचे का मामला क्या मुश्किल बात है, कोई जन्मपत्र मिलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, ईश्वर के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए कि दोनों की जो कुंडलियाँ है यह मिल गई है। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाता है। लड़का बातों में आ जाता है लेकिन जो लड़के का बाप है वह जरा समझदार हो जाता है और वह गंभीर हो जाता है। गोपाल प्रसाद कहता है, जो कि लड़के का बाप, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। वे स्त्रियों की शिक्षा के बहुत ही खिलाफ है और उनका मानना है कि सिर्फ अगर लड़कियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई आ जाए तो हो गया, गृहस्थी चलाने के लिए और किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो अधिक पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है लड़कियों को, यह उनकी विचारधारा है। राम स्वरूप जी हंसते हैं, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से आवाज़ लगाते हैं, अरे जरा जलपान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है, उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं कि अब लड़की जिस भेष में आई है, हाँ, वह बड़ा अजब है। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है, उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है, देखता ही वह लड़की भी लड़के को देखती है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम वाला चश्मा दिखता है जिसकी बॉर्डर गोल्डन है, वो चश्मा देखता है और बाप बेटे दोनों चौंक उठते हैं, बोलते ये क्या है। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा, हाँ, लड़कियों को चश्मा हो तो विवाह में काफ़ी दिक्कत जाती। ठीक वैसे ही दोनों चौंक गए, बोले हम तो सुंदर लड़की देखने आए थे, हम तो अनपढ़ लड़की देखने आए थे, लेकिन ये क्या है, इसको तो चश्मा भी है। दोनों सकपका गए, अरे चश्मा। राम स्वरूप जरा सकपका गए, जी वह तो बस पिछले महीने से इसकी आंखें दुखने गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। राम स्वरूप जी जो कि लड़की के पिता है, उन्होंने अपनी सफाई पेश की कि लड़की को वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिछले महीने से इसकी आंखें थोड़ी दुख रही है, इसलिए इसने चश्मा लगाया। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ, कि लड़की पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं कर रही है जिसके कारण उसकी आंखें खराब हो रही है। तो इस प्रकार से सभी तरह से वह लड़की को देखने के लिए आए हैं और अपनी विचारधारा, संकुचित विचारधारा की पहचान वो दे रहे हैं। उसी प्रकार रामस्वरूप जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, वह तो मैंने अर्ज किया था कि भाई, मैंने उसको बोला था कि भाई अगर ज़्यादा सिर दुख रहा है तो चश्मा वगैरह लगा लो। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी, उन्होंने लड़की को आदेश दिया कि चलो बेटा बैठ जाओ। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ माँ, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। तो पिता ने अपने पुत्री को आदेश दिया, उमा को, कि जाओ बेटा वहाँ बैठ जाओ जहाँ तुम्हारा हारमोनियम वगैरह रखा हुआ है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है कि लड़की ठीक ठाक चलती है, तो लड़कियों का चलना तक ऑब्जर्व किया जाता है, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। बोले लड़की तो देखने में ठीक ठाक है, लेकिन क्या इसको गाना बजाना आता है। रामस्वरूप जी ने अपनी लड़की की प्रशंसा करते हुए कहा, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, सितार भी बजा लेती बहुत अच्छा, और हारमोनियम भी बजा लेती है, बाजा भी बजा लेती है। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ, सितार और अपना गायन प्रस्तुत करो। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये आपको भी है ना, छठवीं कविता है, देख गिरधर नागर में आया है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू की, उसकी आंखें शंकर की झेपती हुई आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। तो लड़की की आंखें लड़के से मिल जाती है, लड़की शंकर को देख लेती है। उमा ने शंकर को देखा, उसकी आंखों में शंकर की झेपती सी आंखों मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है, रुक गई गाते गाते। रामस्वरूप ने कहा, क्यों, क्या हुआ, गाने